Good morning everyone. Myself Dr. Ekta Jha, lecturer Economics in SPU PG College, Pali. देखिए, अपन ने पिछली क्लास में वणिकवाद की अर्थ परिभाषा को पढ़ा था और आज मैं आपको वणिकवाद के जन्म के कारण बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले आप देखिए वणिकवाद के जन्म के कारण। वणिकवाद के जन्म के कारण को अपन ने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से कारण है? धार्मिक एवं मानसिक जागरण, दूसरा है राजनीतिक कारण, तीसरा है आर्थिक कारण। अब हम इन तीनों कारणों को एक एक करके डिटेल स्टडी अपन इसकी करेंगे। आइए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं धार्मिक एवं मानसिक जागरण। क्या था? आपको जैसे मैंने बताया कि वणिकवाद की शुरुआत कब हुई थी? 16वीं शताब्दी से अपन ने वणिकवाद की शुरुआत की थी। तो क्या था? 16वीं शताब्दी के आसपास यूरोप में कुछ धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों के कारण हमारे वणिकवाद का जन्म हुआ। और वो धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारण कौन कौन से थे वो अपन अब देखेंगे। सबसे पहला था सुधारवादी आंदोलन। क्या था कि 16वीं शताब्दी में यूरोप में पॉप जो था उसका बहुत ज्यादा बोलाबाला था। चर्च के पॉप का जो महत्व था वह राजा से कहीं ऊपर था। तो जो पॉप थे वह अपनी दिन प्रतिदिन मनमानी करते जा रहे थे, सीधी सादी जनता के ऊपर अत्याचार करते थे और उनको यह उपदेश देते थे कि लालच करना पाप है, नशे से हमें दूर रहना चाहिए। जबकि वो जनता का शोषण कर खुद भी दिन प्रतिदिन नशे में डूबे रहते थे और दिन प्रतिदिन सोने चांदी आदि को अपने पास इकट्ठा करते रहते थे। इस प्रकार से क्या था, जो पॉप थे वो दिन प्रतिदिन बहुत ही शक्तिशाली होते चले जा रहे थे। पर कुछ दिनों तक ही इन पॉप लोगों की जो थी चालें कुछ ही दिनों तक चल पाई और उसके बाद में धीरे धीरे करके कुछ यूरोप के जो शिक्षित लोग थे उन्होंने इनके प्रति आंदोलन छेड़ दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ पॉप शक्तिशाली है। तो पॉप दिन प्रतिदिन सीधी सादी जनता के ऊपर अत्याचार करता जा रहा था। तब शिक्षित लोगों ने इसके प्रति आंदोलन छेड़ा और कहा कि पॉप जो है वो पॉप की जितनी भी सारी बातें सब झूठी हैं और इन बातों का कोई भी महत्व नहीं है। और उन्होंने धीरे धीरे वहाँ की जनता को जागरूक किया और धीरे धीरे पॉप का जो महत्व था वह समाप्त हो गया और जनता जो थी वह गुलामी के जीवन से ऊपर उठकर अपने खुद के बलबूते पर जीवन व्यतीत करने लग गई। इस कारण से भी वणिकवाद का जन्म हुआ। सेकेंड, पुनः जागरण रिनेसांस। देखिए, मध्यकालीन युग में जैसा कि मैंने आपको बताया पॉप का बहुत ज्यादा महत्व था। जो चर्च के पॉप थे वो कहते थे, वो आम जनता को उपदेश देते थे कि तुम इस जन्म में जितना अधिक कष्ट सहोगे तुम अगले जन्म में उतना ही अधिक सुख भोगोगे। तो इस प्रकार से क्या था कि वो जनता से अत्यधिक त्याग करवाते थे और उनके पैसों को अपने अधिकार में करके अच्छे से अच्छा जीवन व्यतीत करते थे। तो इससे क्या हुआ कि जनता बहुत ज्यादा दुखी रहने लग गई। फिर बाद में जनता ने एकजुट होकर पॉप के प्रति एक और क्रांति छेड़ी, जिस क्रांति का नाम था पुनः जागरण रिनेसांस। इस क्रांति में ये बताया गया था, इस क्रांति में कुछ पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने ये समझाया सीधी सादी भोली वाली जनता को कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो पॉप कह रहा है, जो उपदेश दे रहा है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऐसा अपने इस जन्म का संबंध अगले जन्म से नहीं है। अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है तो इस जन्म में आप अधिक से अधिक सुख सुविधाओं के साधन का उपयोग करो, सुख साधनों को प्रयोग करो और अच्छे से अच्छा जीवन व्यतीत करो। ऐसा नहीं है कि आप इस जीवन में त्याग करोगे तो आप अगले जीवन में अच्छा जीवन जी सकोगे। इसलिए इन सब कारणों से भी वणिकवाद का जन्म हुआ। तो अब देखा जाए कि 16वीं शताब्दी में जो धार्मिक और मानसिक कारण थे उनके कारण भी वणिकवाद का जन्म हुआ। अब मैं आपको इसके राजनीतिक कारण के बारे में बताती हूँ। राजनीतिक कारण देखिए, जो रोमन साम्राज्य था वो 14वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास का था। उस समय क्या था, जो पॉप था राजा से काफी शक्तिशाली हुआ करता था। वहां पर जो राजा था उसका कोई महत्व नहीं था जितना पॉप का महत्व था। राजा हमेशा सिर झुकाकर उसके सामने खड़ा रहता था
गलत बातों को भी दिन प्रतिदिन मानता चला जा रहा था, जिससे आपकी जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत कमजोर होने लगी। तब इस पीड़ा से उभरने के लिए अपन ने एक शक्तिशाली राज्यों के निर्माण करने की बात कही, और इस कारण हमने जो शक्तिशाली राज्यों का निर्माण किया उसके लिए भी कई कारण जिम्मेदार थे। तो सबसे पहला कारण था आंतरिक झगड़े। जैसा कि ये था कि यूरोप में आए दिन छोटी छोटी बातों पे सामंत लोग जो थे वो आंतरिक झगड़े करते रहते थे, छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते थे। इससे शासन व्यवस्था बहुत ज्यादा कमजोर हो रही थी, और जो भोली वाली जनता थी उनको तो युद्ध लड़ने के लिए भेज देते थे और खुद अपने देश में रहकर सुख सुविधाओं का उपभोग करते और ऐशो आराम का जीवन जी रहे थे। इससे जो जनता थी बहुत कष्ट झेल रही थी। तब सारी जनता ने एकजुट होकर ये सोचा कि हमें एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि कोई दूसरा देश हमारे ऊपर हमला ना कर सके। सेकंड कारण था विदेशी आक्रमणों का भय। आए दिन यूरोप में देश विदेश से आक्रमण हुआ करते थे, तो हम लोग जो थे वो डर डर के जीवन जी रहे थे। तब सब लोगों ने एकजुट होकर ये कहा कि आज हम सब लोग एक साथ इकट्ठा होएंगे, अगर हम छोटी छोटी बातों पर नहीं लड़ेंगे तब हम सब एकजुट होकर एक जगह उठकर एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण करते हैं, तो विदेशी आक्रमण हमारे ऊपर नहीं होगा और हम उसका डटकर मुकाबला कर सकते हैं। थर्ड, बढ़ता हुआ सरकारी व्यय। जब जनता धीरे धीरे जागरूक हुई तब उसने अपने एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया। तब राजा थोड़ा जागरूक हुआ और उसने अपनी प्रजा की सुख सुविधाओं के लिए कई साधन जुटाए, और धीरे धीरे इस प्रकार से सरकारी व्यय दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था। तब राजा को लगा कि अब हमें अपने राज्य को और अधिक शक्तिशाली बनाना होगा। तब उन्होंने अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए सोने चांदी के व्यापार पर और सोने चांदी की खोज पर बहुत अधिक जोर दिया और सोने चांदी के महत्व को बहुत अधिक अपनाया। अब जो थर्ड कारण है वो आपका है आर्थिक कारण, यानी आपकी आर्थिक व्यवस्था से संबंधित। इस ये जो कारण मध्यकाल के बाद यूरोप में कुछ ऐसी परिस्थितियों ने जन्म लिया कि जिनका निराकरण चाहता, जिनको सिर्फ और सिर्फ केवल अपन व्यापारवाद या वणिकवाद से ही दूर कर सकते थे। और वह कौन कौन से कारण थे आप देखिए। सबसे पहली थी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। क्या थी? जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो काफी पिछड़ी हुई थी। जो हमारी जनता तो बहुत अधिक थी, पर उसके पालन पोषण के लिए हमारे पास उतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे। तो इस पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए हमारी जनता ने एकजुट होकर कार्य करने की सोची और उन्होंने एकजुट होकर एक नए व्यापारवाद को जन्म देने की बात कही। सेकेंड, मौद्रिक अर्थव्यवस्था का जन्म। प्राचीन काल में जो हम लेन देन करते थे, जो व्यापार करते थे एक देश से दूसरे देश से अपन आंतरिक और जो बाहरी जितना भी व्यापार करते थे, वो सारा व्यापार हम वस्तुओं का जो लेन देन था वो केवल हम वस्तु विनिमय प्रणाली से करते थे। यानी जो वस्तु हमारे देश में ज्यादा उत्पादित होती है हम वह वस्तु दूसरे देश को देते थे, और जो दूसरे देश में जो वस्तु ज्यादा उत्पादित होती है वह वस्तु हमको देता था। इस तरीके से हम वस्तु विनिमय प्रणाली से लेन देन करते थे। तो इस प्रणाली से वहां की जो जनता थी बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। तब उन्होंने मुद्रा का निर्माण किया और उस समय से मुद्रा चलन में आई, और जब से लेके आज तक मुद्रा का स्वरूप बदलता जा रहा है। पर आज भी जो लेन देन है हमारे अन्य देशों में, हमारे देश में अन्य देशों में, वो सारा लेन देन केवल मुद्रा से ही संभव है। तो इसमें इसी समय मध्यकालीन समय में ही मुद्रा का जन्म हुआ था। थर्ड, नए नए स्थानों की खोज। क्या था? जब समय के साथ साथ लगा कि भाई कृषि से तो अपना काम चल नहीं सकता, तो हमें अन्य दूसरी चीज भी अपनानी पड़ेगी। तो हमने उद्योगों पर और व्यापारवाद पर बहुत अधिक जोर दिया। तब 1492 यानी 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। उसी श्रेणी के अंतर्गत आगे चलकर 1497 में यानी 1497 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। जब उन्होंने इन दो बड़े बड़े देशों की खोज की, तब यूरोप ने इन दोनों देशों से भी अपना व्यापार बढ़ाया और इसी तरीके
से वो अन्य देशों की खोज करते चले गए और उनसे अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाते गए। तो नए नए स्थानों की भी खोज आपकी इसी काल में हुई थी और नए नए स्थानों से हमारा व्यापार शुरू हो गया और इस तरीके से धीरे धीरे जो वाणिज्यवाद और व्यापारवाद था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया। नेक्स्ट, बहुमूल्य धातुओं की खोज। 1540 से 1600 तक की जो शताब्दी थी उस समय अमेरिका ने कहीं अनेक स्थानों पे जहाँ पे सोने चांदी की जो खोज थी उन सारी सोने चांदी की खोज की और जहाँ पे सोने की कई जगह जो खानें थी उन सभी खानों को इसने उनकी खोज की और उस समय उन खानों के द्वारा इसने कई जगह से सोना चांदी प्राप्त किया और इनका एक प्रमुख उद्देश्य था, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वाणिज्यवादी क्या चाहते थे कि एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना कब हो सकती है, जब उसके पास सोना चांदी बहुत ज्यादा हो और क्योंकि सोने का जो महत्व है दिन प्रतिदिन बढ़ता है और इसका मूल्य कभी भी आपका घटेगा नहीं और सोना चांदी तो आप देश की किसी भी प्रकार की वस्तु को आप खरीद सकते हो। तो ये सबसे बहुमूल्य धातु समझते थे सोने व चांदी को। तो इनका पहला नियम ये था कि जिस देश में सोना चांदी अधिक होगा उस देश में वह देश बहुत अधिक शक्तिशाली और संपन्न होगा, इसलिए ये बहुमूल्य धातुओं की खोज पर ज्यादा ध्यान देते थे। अंत में जो इसका कारण जो है आपका मजदूर वर्ग का जन्म। देखिए क्या था, यूरोप की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सक्षम होने लग गई थी। तो उन्होंने देखा कि व्यापार को और अधिक बढ़ाना पड़ेगा, तो व्यापार के साथ साथ उसने कृषि को भी बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर हम कोई व्यापार करते हैं तो उसके लिए कच्चे माल की जरूरत हमें कृषि से ही हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। इस प्रकार से ये था कि कच्चे माल के लिए भी हमने कृषि को महत्व दिया और उसको पक्के माल में परिवर्तित करके हमने व्यापार को जन्म दिया और व्यापार को चलाने के लिए हमें मजदूरों की जरूरत पड़ी और इसी श्रेणी से मजदूरों का जन्म भी होना शुरू हो गया। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। कितना मिनट